सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे न्यू लेबर कोड्स के बारे में कि क्या चेंजेस आए हैं न्यू लेबर कोड्स में और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इसमें कौन से वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करके यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और क्या क्या मेजर चेंजेस हैं जो हमको इसमें ध्यान देने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है सी इंद्रजीत चौधरी और मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आपको रहता हूँ फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चलिए, लेट्स गेट टू द वर्क। ऑक्यूपेशनल वर्क के साथ कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज रिलेटेड जो कोड 2020 है, इसमें क्या हुआ है। सो इट कंसिस्ट अराउंड 13 लॉज अर्लियर, लाइक फैक्ट्रीज एक्ट, माइन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन. So there are various acts. Now they have been consolidated into one act. And from then this act, this is basically applicable mostly on factories. If the factory is run by the power, then more than 10 workers are there, then this applicable is on that. And then factory without worker, 20 workers, other establishment, 10 workers, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्किंग है तो 50 से ज़्यादा वर्कर होने चाहिए, इंटरस्टेट माइग्रेशन 10 से ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो 10 से ज़्यादा, ताकि माइंस स्टॉक इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल. सो क्या चेंजेस है इसमें वो हम देख लेते हैं. ये हम चलते हैं दूसरी साइट्स पे और हम देख लेते हैं ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020. So it is applicable, as I already told you about the applicability, how this is applicable, on which companies it is applicable. And तो हम बात कर रहे थे इसमें कि प्रोविजन एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन कोर एक्टिविटीज. तो यहाँ पे जो मेनली है कोर एक्टिविटीज जो है उसका ध्यान रखना है. दिस कोड इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन बाय प्रोहिबिटिंग द एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन कोर एक्टिविटीज. सो आप कोर एक्टिविटीज में अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर नहीं कर सकते. कोर एक्टिविटीज में आपको नॉर्मल परमानेंट एम्प्लॉयज ही हायर करने पड़ेंगे. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. देन अब हम बात करते हैं इसकी वेलफेयर स्कीम की. सो वन ऑफ द की वेलफेयर मेजर इंट्रोड्यूस अंडर द OSH कोड इज मैंडेटरी प्रोविजन फॉर फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर ऑल द वर्कर्स. बेसिकली ये वर्कर्स के लिए है. सो इसमें वर्कर्स की जिसकी एज 40 से ज़्यादा है उनको कंपल्सरी कंपनी को हेल्थ चेकअप देना पड़ेगा. So under previously it was under the Factories Act only, Factory Act 1948, but now it has become mandatory for all those establishments who are covered under this act. And the major changes after this is a night shift for working of a women employees, a progressive provision under this OCH code related to women participation in workforce. Women are now permitted to work in all types of establishment and during the night hours, subject to their consent and their implementation prescribed by safety measures. While several states have previously allowed such flexibility through periodic notification, the code brings uniformity by embedding in within the central state, bring it more including the equitable approach for workplace. ये अब uniformity आ गई है इस law के अंदर, and various industries which are covered under this act are required now to have this legally binding that all the women, अब औरतें जो है रात को भी काम कर सकती हैं इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 की. तो इसमें हम क्विकली आ जाते हैं, एक बार इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक कर लेते हैं. तो इसकी एप्लीकेबिलिटी में आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल कोड एप्लीकेबिलिटी है. स्टैंडिंग ऑर्डर है, मतलब अगर इसमें यहाँ पे 300 से ज़्यादा वर्कर अगर किसी कंपनी में किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ एप्लीकेबल है. ले ऑफ रिट्रेसमेंट रिलेटेड कॉम्पनसेशन are also applicable if there is more than 300 workers. So the thing is, if there are workers which is less than 300, then it is not applicable. So वहाँ पे एम्प्लॉयज को वर्कर्स को निकाला जा सकता है, बट वहाँ पे ये स्टैंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं होंगे. तो आप समझ रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने ये लिमिट को क्यों बढ़ाया. पहले ये लिमिट जो थी 100 वर्कर्स की थी, अब इस लिमिट को बढ़ा के 300 वर्कर्स कर दिया गया है. तो अब 300 वर्कर्स में अगर कोई कंपनी उससे कम काम कर रही है और वहाँ पे उन वर्कर्स को अगर निकाल दिया जाता है विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, एनी पे ऑफ, then this law does not qualify to bring justice to those employees. उनको justice नहीं मिलेगा. So fixed term employment, all the establishment जहाँ पे fixed term contractor काम करते हैं वहाँ applicable है. Trade unions recognitions में भी applicable है. Where union exist, जहाँ union है जहाँ पे worker काम कर रहे हैं ये वहाँ exist करती है. Strike and lockout rules, all industrial establishment
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में डिस्प्यूट अराइज, तो आपको ये पता लग गया होगा। अब जानते हैं इसमें चेंजेस क्या क्या है, चलिए अब देख लेते हैं। सो एज मैंने एप्लीकेबिलिटी के बारे में आपको बता ही दिया है पहले, दिस इज मोस्ट नोटेबल रिफॉर्म इन enhancement of a key regulation threshold, the earlier requirement private government approval, layoff, retrenchment and closure। पहले इसमें जो 100 लिमिट थी उसको 300 कर दिया गया। 300 से पहले आपको कोई गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना नहीं है ले ऑफ करने के लिए, रिट्रेचमेंट करने के लिए। Now it is applicable when you are, I mean, lay off more than 300 employees. Now the worker definition, worker now include the supervisor employee earning up to rupees 18,000 per month. So up to rupees 18,000 अगर कोई supervisor भी earn करना तो वो भी under the category of definition will be covered under worker only for this act, and fixed term employee वो भी covered ही है। रीस्किल फंडिंग, अगर इसमें रिट्रेचमेंट होती है, एम्प्लॉय को निकाला जाता है, ले ऑफ किया जाता है, तो उसमें एटलीस्ट 15 दिन का उसको प्रोग्रेसिव मेजर टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल कुशन एंड सपोर्ट वर्किंग डिप्लॉयमेंट, उसको एक एडिशनल सपोर्ट दिया जाएगा 15 दिन की, उसकी सैलरी दी जाएगी उसको, ताकि वो कोई स्किल डेवलप करे, ताकि उसको टाइम मिले कोई नई जॉब ढूंढने का। सो ये चेंजेस है। नोटिस पीरियड, लॉकआउट, अगर आप सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री में किसी को स्ट्राइक करनी है, किसी को लॉकआउट करना है, किसी को करना है कि भाई हमारी मांगे नहीं माने जा रही, कंपनी मुर्दाबाद, हमें मुर्दाबाद करना है जी, हमें तो नहीं वेजेस बढ़ा दो जी, हमें तो ये कर दो जी, या हमें कोई बोनस चाहिए जी, तो हम कंपनी को ताला लगा देंगे। तो अब ऐसा नहीं हो सकता माय फ्रेंड्स, अब इसमें नहीं हो सकता। They introduce a mandatory 14 days notice period for strike and lockout for all establishments, ensuring a cooling off period that allow time for negotiation and conciliation before the disruption occurs. Previously, under the Industrial Act of 1947, this requirement was limited only to a public entity service. By extending the requirements to all the industrial establishment, the IR code aimed to provide a flash strike and sudden work stoppage across the private sector, fostering the more stable, predictable, and diagnosis-driven industry relation environment। समझ रहे हैं आप? तो आप इसको जरा समझिए क्या इशू है। अब यहाँ पे आपको नोटिस देना पड़ेगा, उससे पहले आप स्ट्राइक में नहीं जा सकते 14 डेज का, उसके बीच में नेगोशिएशन होगी, बात होगी, क्यों जा रहे हो जी, बताना पड़ेगा आपको। तो आप समझिए अब गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस कर रही है, और ये फायदा एक्चुअली में कहाँ पे मिलने वाला है, किन इंडस्ट्रीज को मिलेगा, किन बिजनेस हाउस को मिलना जा रहा है इसका फायदा, ये भी आप देखिए। चलिए कोई नहीं, आगे हम बात कर लेते हैं अपने नए एक्ट की। सो इसमें हम एप्लीकेबिलिटी बात कर लेते हैं पहले। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। अच्छा, बाय द वे, ऑल दोस चेंजेस आर एप्लीकेबल फ्रॉम 21 नवंबर 2025। दिस इज द एप्लीकेबिलिटी डेट फॉर लेबर कोड्स। ओके, समझ रहे हैं आप? इस डेट से एप्लीकेबल हो गया है। चलिए तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नए एक्ट की, कोड ऑफ वेजेस 2019। इसके बारे में हम बात करेंगे अब, इसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या एप्लीकेबिलिटी, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अपनी स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस इसके अंदर हुए हैं। सो दी कोड ऑफ वेजेस 2019। The code of the wages was considered for replace four earlier wage code related to bring a uniformity in wage regulation, payment timelines and deduction across India। यहाँ पे पहले के 4 लॉज थे: पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। इन चारों लॉ को अब कंसोलिडेट करके एक लॉ बना दिया गया जिसका नाम है कोड ऑफ वेजेस 2019। अब इसमें एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। एप्लीकेबल टू, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, बिग चेंज, everywhere where you can think of, हर जगह applicable है। Sectors like manufacturing, service, IT, shops, factories, wage ceiling 24,000 limit now। Okay, type of employment, permanent, contract, fixed term। इनमें से कोई भी तरह की एम्प्लॉयमेंट है, कहीं भी है, किसी भी टाइप की इंडस्ट्रीज है, वहां पे ये लॉज एप्लीकेबल है। इसका नाम है कोड ऑफ वेजेस 2019। cover private and public sector, organized and unorganized sector, contract labor, exclude apprentices under the Apprentice Act। अप्रेंटिस को इंक्लूड कर अलग करता है ये। मेंबर्स आर आर्म फोर्सेस, which are not included।
Key provision and important changes. So single wage across all different calculation of various things like bonus, remuneration, like bonus calculation, leave encashment calculation, your salary calculation, your retrenchment compensation calculation. So under the ESI, PEF, gratuity, bonus, you can think of various different kind of a component. Now there is only one definition of wages, and the rule is at least 50% of the CTC should be your basic salary. आपको ये पता ही होगा बेसिक सैलरी प्लस अदर अलाउंसेस होते हैं एक सैलरी स्ट्रक्चर में। सैलरी स्ट्रक्चर का सीटीसी बनता है क्रॉस प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ के साथ मिला के ये बनता है सीटीसी। और इस सीटीसी का लेट्स सपोज आपकी सिर्फ सीटीसी 20,000 रुपये है, टोटल सैलरी आपकी 20,000 रुपये है जो कंपनी आपको देती है। तो 20,000 रुपये में से 10,000 रुपये जो है आपकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर आप 10,000 आपकी बेसिक सैलरी है तो उस 10,000 की बेसिक सैलरी के ऊपर अब आपको पीएफ का कंट्रीब्यूशन दे करना पड़ेगा, दैट इज 12%, विच इज सब्जेक्ट टू लिमिटेड 15,000 लाइक 1,800 रुपीज जो भी आता है पर मंथ, और सिमिलर कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। बट द चेंज इज हैपेंड इज इंक्रीजिंग योर बेसिक सैलरी। जैसे पहले क्या होता था, बेसिक सैलरी आपकी 40% 30% कितना भी बना सकता था आपका एचआर, क्योंकि उसको पीएफ कम करना पड़ेगा, ईएसआई से कम पे करना पड़ेगा, ग्रेजुटी कम पे करना पड़ेगा, लीव इनकैशमेंट कम पे करना पड़ेगा। लेकिन अब आपको 50% कर दी गई है बेसिक सैलरी, जिससे आपका सारे कंपोनेंट बढ़ जाते हैं। बेसिक आपका ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट, बोनस, ईएसआईसी, पीएफ सब बढ़ जाते हैं। बट इसमें एक एक इसमें एक नुकसान भी है आपका, क्योंकि आपका जब पीएफ और ईएसआई मंथली बढ़ जाता है तो आपका डिडक्शन भी ज़्यादा होगा मंथली, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा डिपॉजिट होगा। लाइक इन पीएफ एक्ट, इन ईएसआईसी एक्ट आपका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट होगा, तो आपकी इन हैंड सैलरी जो है कम हो जाएगी। इसमें एक ड्रॉबैक है, और ये ड्रॉबैक मेरे हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि आपको ये एक तरीके से फैसिलिटेट करता है आपके रिटायरमेंट के लिए, आपको बेनिफिट देता है ज़्यादा, आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा जाएगा। बट इसमें अदर बेनिफिट जो आपको ध्यान देना चाहिए, लाइक लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, ये सारे जहाँ पे जो आपको पैसा मिलना होता है आप जब जॉब छोड़ते हैं तो आपको ये पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छा मूव है बाय द गवर्नमेंट, सो आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। एंड नेशनल फ्लोर मिनिमम वेजेस, ओहो अर्लियर ओनली स्टेट वाइज मिनिमम वेजेस थे, तो अब क्या है भाई, यूनिफॉर्मिटी हो गई, एवरी स्टेट शुड हैव दैट सेम डेफिनेशन ऑफ वेजेस। सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई नेशनल फ्लोर वे मिनिमम वेजेस, स्टेट कैन नॉट फिक्स वेजेस बिलो दिस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी भाई मिनिमम वेजेस क्या है, और वही स्टेट्स को माननी पड़ेगी, सारी स्टेट्स को माननी पड़ेगी मिनिमम वेजेस। मतलब स्टेट जो है उस मिनिमम वेजेस से ज्यादा दे सकता है बट उससे कम नहीं दे सकता, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दी एक बार ही। ये अच्छा मूव है बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि एटलीस्ट मिनिमम वेजेस तो फिक्स रहेंगी थ्रू आउट दी कंट्री। मतलब पता तो लगे भैया हाँ इतनी मिनिमम वेजेस है जो कि मिलनी चाहिए, लाइक फॉर अ स्किल वर्कर, नॉन स्किल वर्कर, सेमी स्किल वर्कर, देयर शुड बी अ मिनिमम वेजेस। बट पहले क्या था, हर स्टेट की अलग अलग मिनिमम वेजेस होती थी। दैट्स वेरी गुड मूव। आगे चलते हैं। The minimum wages for employee, minimum wages applicable for every employee, skill based categorization allowed। चलो जी, टाइमलाइन फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, चलो भैया डेली वेजेस वाले को डेली वेजेस मिलेंगे, वीकली वाले को बिफोर वीकली ऑफ, फोर्टनाइटली वेज होगा विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर पेमेंट करो भैया 15 दिन वाले को। मंथली वेज वाले को भैया विद इन 7 दिन के अंदर पेमेंट कर देनी है वेजेस की, 7 दिन से अब ज्यादा नहीं जा सकता। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आप इंडियन कंपनी में काम कर रहे हो, लाला कंपनी में काम करते हो आप, और लाला कंपनी आपको 15-15 दिन बाद सैलरी देती है मंथ के एंड में, तो आप उसको बोलिए भैया कोड ऑफ वेजेस आ गया है, ये एप्लीकेबल है अब, और इसमें विद इन 7 दिन के अंदर आपको सैलरी पे करनी है। समझ गए? ये across the country in every type of organization which you can think of, this code of wages is applicable everywhere। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, किसी भी तरह के फैक्ट्री वर्कर, कहीं पे भी काम कर रहे हो आप, किसी भी तरह के लेबर हो आप, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, whether it's a registered entity or non-registered entity, whether it's a registered entity or non-registered entity, any type of entry in India are covered under the Payment of Wages Act। 7 दिन के अंदर महीने की सैलरी ले लेना, अगर महीना खत्म होता है 7 दिन के बाद। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, वेजेस ड्यू टू रेजिग्नेशन टर्मिनेशन मस्ट बी पेड विद इन 2 days,
2 दिन के अंदर आपको एफएनएस सेटलमेंट करना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉयर को, लाला को बोल देना, लाला कंपनी वाले को, कि 2 दिन के अंदर वेजेस आपको सेटल करना पड़ेगा। चलो जी, डिडक्शन की बात कर लेते हैं। वेज डिडक्शन कैप, परमिटेड डिडक्शन ओनली लाइक ईएसआई पीएफ, जो भी आपका काटता है वो काटेंगे, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं कटेगा जी। टोटल डिडक्शन लेस देन 50% ऑफ द वेजेस, 50% से वेजेस से ज़्यादा आप डिडक्शन नहीं काट सकते, कैप लगा दिया है। जेंडर न्यूट्रलिटी एंड इक्वल पे, हाँ भैया, वुमेन हो चाहे मैन हो, कोई भी हो, सेम रेम्यूनरेशन मिलेगा। सेम लेवल पे काम करे तो सेम ही रेम्यूनरेशन मिलेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ और वेजेस irrespective ऑफ जेंडर, इक्वल रेम्यूनरेशन। बहुत अच्छी बात है जी, करना भी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट तो भी तो होगा। बोनस प्रोविजनल कंट्री विद यूनिफॉर्मिटी, चलो जी, इस्टेब्लिशमेंट विद मोर देन 20 एम्प्लॉइज हो गई, बोनस मिलेगा जी। और मिनिमम वेजेस, मिनिमम बोनस 8.33%, मैक्सिमम 20%, जो कि पहले भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो था वो सेम डेफिनेशन है यहाँ पे, मिनिमम की और मैक्सिमम की। नाउ एवरीथिंग कम्स अंडर वन कोड। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सुपरवाइजर की तरह है जो आपके पास रहेगा। डिजिटल कंप्लायंस एंड सिंप्लीफिकेशन, सिंगल रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, नो हार्ड कॉपीज। पेनल्टी रेशनलाइज्ड, हायर मॉनिटरी पेनल्टीज, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, रिड्यूस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं, चलो जी, ओल्ड वर्जन न्यू में कर लेते हैं क्विक कंपैरिजन। नंबर ऑफ लॉ 4 थे, अब 1 हो गया। मिनिमम वेजेस लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आप ऑल एम्प्लॉयज के लिए भैया मिनिमम वेजेस करना पड़ेगा। वेज डेफिनेशन मल्टीपल थी भैया, एक एक डेफिनेशन हो गई है। एक डेफिनेशन क्या है जी? एक डेफिनेशन है भैया, बेसिक सैलरी 50% चाहिए सीटीसी की, उससे कम नहीं हो सकती, कोई भी साइड की इंडस्ट्री कहीं पे भी हो। मिनिमम वेजेस भी आप मैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी पूरे ऑल ओवर इंडिया। एफएनएफ टाइमलाइन 2 दिन के अंदर पेमेंट, सैलरी टाइमलाइन 7 दिन के अंदर पेमेंट, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है जी। चलिए इसके लॉ पे आते हैं, जरा लॉ की लैंग्वेज देख लेते हैं क्या है। हाँ जी, चलिए जी, कहाँ गया जी, कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019, चलिए जी। एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको पहले बता दी है इसके बारे में। फ्लोर बता, मिनिमम वेजेस जो बता दिया मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जेंडर इक्वालिटी की बात कर ली हमने। वेजेस फाइनल 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 फुल एंड फाइनल के बारे में बात करी, सैलरी के बारे में बात कर ली जी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ओवर टाइम, हाँ जी, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइस ऑफ द वेजेस नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हो और आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो आप जब ओवर टाइम करोगे तो आपको डबल रेट से ओवर टाइम मिलेगा। और अब एक लिमिट लगा दी है, 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते आप पूरे वीक के अंदर, समझे? 8 घंटे दिन में और 48 घंटे पूरे वीक में काम करना है, उससे ज़्यादा काम नहीं ले सकता है। उससे ज़्यादा काम ले रहे तो आपको प्राइस ऑफ दी वेजेस ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। चलिए जी, ये तो हमने बात कर ली। अब आप बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लॉ के बारे में। हाँ जी, चलो जी, आ जाइए कहाँ पे, अ, हाँ जी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, चलो जी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एप्लीकेबिलिटी, ऑन whom does it apply? Apply on factories, establishment, shop, offices, companies, सब जगह एप्लीकेबल है जी। जहाँ पे आप सोच सकते हैं मोस्टली कवर्ड होगा इसके अंदर, एस्टेब्लिशमेंट, शॉप, ऑफिस, कंपनी, सब जगह कवर्ड होगा। ईपीएफ कवर्ड है जी। ईपीएफ देखो कहाँ का एप्लीकेबल होगा, एस्टेब्लिशमेंट मोर देन 20, सिस्टम मिनट गाइस। हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट मोर देन 20 एम्प्लॉइज, मोर देन 20 एम्प्लॉइज। ESIC more than 10 employees, gratuity more than 10 employees, maternity benefit, all establishment employing women, भाई कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। हाँ जी, चलिए जी, ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, तो ग्रेजुटी मेटर्निटी बेनिफिट, कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, मेटर्निटी बेनिफिट देना पड़ेगा अगर वहाँ पे वुमेन काम कर रही है तो। दिस इज अ बिग चेंज, बिग रिफॉर्म फॉर वुमेन्स। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, होम बेस्ड वर्कर्स भी कवर्ड है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी कवर है, डेली वर्क वेज वर्कर्स भी कवर्ड है इसके अंदर। रजिस्ट्रेशन ऑन सेंट्रल पोर्टल इंट्रोड्यूस करा गया है, सेंट्रल पोर्टल रजिस्ट्रेशन। गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, बिग चेंजेस फॉर द गिग वर्कर्स।
ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, फ्रीलांसर, डिलीवरी, जो भी पार्टनर वाले काम करते हैं, जो भी डिलीवरी का काम कर रहे हैं, जो वर्कर उन्हें गिग वर्कर बोला जाता है, दे ऑल आर कवर्ड अंडर द सोशल सिक्योरिटी एक्ट। भैया सोशल सिक्योरिटी एक्ट में कवर हो गए आप, आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कवर्ड अंडर द ईएसआई पीएफ ग्रेचुटी कंपनसेशन। ये आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पे भी काम कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, उसके भी ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराइए, पीएफ में रजिस्ट्रेशन कराइए, उसका पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करिए, ईएसआई जमा कीजिए उसको। फिक्स लेबर एम्प्लॉयमेंट, अगर आप 1 साल तक भी आप काम करते हैं, फिक्स लेबर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नॉट परमानेंट एम्प्लॉइज, परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं की बात कर रहा हूँ, फिक्स जो कि 1 साल तक इनको काम पे लिया जाता है, अब उनको भी ग्रेचुटी पे करनी पड़ेगी। पहले तो ग्रेचुटी 5 साल की थी ना, 5 साल की मिलती भी उनको थी जो परमानेंट एम्प्लॉइज होते थे। अब परमानेंट एम्प्लॉइज के अलावा फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, ये डेफिनेशन सुन लीजिए, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं फिक्स टर्म फिक्स पीरियड के लिए, उनकी नौकरी भैया तय है कि इस टाइम इस दिन से शुरू करेंगे, इस दिन पे खत्म करेंगे। 1 साल तक काम कराए तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी ही मिलेगी, आपको ग्रेचुटी लेनी ही लेनी है, वरना आप लेबर लेबर लॉ लेबर कोड कोर्ट में पहुंच जाइए, कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन डालिए। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे करना है। की चेंजेस इन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, एक प्लेटफॉर्म मॉडर्न सोशल सिक्योरिटी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर, हेल्थ इंश्योरेंस, ओल्ड एज प्रोटेक्शन। देख लो भैया क्या है, एग्रीगेटर में रिक्वायर टू कंट्रीब्यूट 1 or 2% ऑफ द एनुअल टर्नओवर सब्जेक्ट टू कैप, 5% तक की कैप है इसमें। अब क्या है, जो भी कंपनीज है लाइक स्विगी, जोमेटो एंड ऑल दोस हु आर वर्किंग और हायरिंग, ओला, उबर जो कि गिग वर्कर्स को हायर करता है, जी भैया इनके पास गिग वर्कर्स है सारे, और मिनिमम 1 से 2% जो है एनुअल टर्नओवर इनके ऊपर खर्चा करना है, मैक्सिमम 5% तक आप कर सकते हो एनुअल टर्नओवर का। इनको दीजिए भैया सोशल सिक्योरिटी, इन्हें दीजिए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ कवर दीजिए इनको, इनको एक्सीडेंटल कवर दीजिए। अब ओला उबर वाले लोग गाड़ी चलाते हैं या फिर जोमेटो स्विगी वाले जो भी गाड़ी चला रहे हैं, उनका तो एक्सीडेंट हो रहा है ना, एक्सीडेंट होगा तो उनको लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए। कल को उसकी लाइफ चली जाए, उसकी फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा? उसका एक्सीडेंट कवर चाहिए, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कौन देगा भैया उसको पैसे? कौन उसको बिठा के लाएगा? हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है उसको। तो ये सब चीज़ें आप जानिए, अब इस सब चीज़ों के बारे में बहुत अवेयर रहिए, अभी आपको फायदे मिलने वाले हैं, फिर इनका मैं तो गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया करता हूँ इस केस में कि ये सारे चेंजेस, बहुत सारे बिग रिफॉर्म्स आए हैं गिग वर्कर्स के लिए, तो मोस्टली जो इनकी लाइफ को चेंज करते हैं, इनको एक एडिशनल सिक्योरिटी देते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन थ्रू आधार, ये तो अभी तो अपना पीएफ का तो हो ही रहा है, आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। सो ठीक है, इनेबल प्लेटफॉर्म टू बेनिफिट अक्रॉस स्टेट, ग्रेचुटी मेजर रिलैक्सेशन, भैया 5 साल पहले था, अब 1 साल का हो गया, 1 साल में ग्रेचुटी पे करनी पड़ेगी फिक्स टर्म एम्प्लॉयर के लिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज़ है, तो भाई बिग पॉइंट है भैया। डेफिनेशन ऑफ वेजेस, डेफिनेशन ऑफ वेजेस इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ईएसआईसी, पीएफ, ग्रेचुटी, बोनस सब जगह पे। अलाउंसेज एक्सीड 50% ऑफ टोटल एमिनेशन ट्रीटेड एज वेजेस, चाहिए भैया वेजेस 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। हायर पीएफ, ग्रेचुटी, लाइबिलिटी फॉर एम्प्लॉयर, सही बात है। मैटरनिटी बेनिफिट, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन रिकॉग्नाइज वेयर नेचर ऑफ वर्क परमिट्स, एग्जिस्टिंग बेनिफिट रिटेन, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा जी, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं वहाँ पे औरतों को 6 महीने तक का जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो मिलता है। एम्प्लॉय कंपनसेशन सिंप्लीफाइड, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, डेथ ऑफ डिसेबिलिटी ये भी होती है, अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, गिग वर्कर्स। सेंट्रलाइज डिजिटल कंप्लायंस है भैया, सोशल सिक्योरिटी फंड कंट्रीब्यूशन है, सेपरेट फंड चाहिए अनरिकॉग्नाइज वर्कर के लिए होना चाहिए भैया, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी आपने सोशल सिक्योरिटी फंड क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी करना है। ये एक फंड है जो सोशल सिक्योरिटी वाले में एक्ट में आ गया कि इसको फंड बनाना पड़ेगा। हम्म क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं इसका, एक ओल्ड वर्सेस न्यू का। पहले 9 लॉज थे, उनको यूनिफॉर्मिटी लाके एक लॉ में, एक कोड में बना दिया गया जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड। Gig platform worker was not covered, now they are covered. Fixed term gratuity was not covered, now that is covered. Definition of wages multiple थी भैया, wages की definition को भी यूनिफॉर्म कर दिया गया है, और compliances को मल्टीपल पोर्टल से सिंगल पोर्टल पर दी गई है। ये सारे चेंजेस हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। चलिए जी, बहुत अच्छी चीज़ है, चलो लॉ में आके देख लेते हैं इसमें कुछ और है क्या हमारा। तो सोशल सिक्योरिटी कोड में देख लीजिए, जो हमने बात करी ग्रेचुटी ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के बारे में, 1 साल के अंदर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ हैं
उनको ग्रेजुटी मिलेगी अब। गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। The code also bring a major policy shift by formally recognizing a gig and platform worker as part of their social security framework. The definition of the gig worker has been kept as a broad encompassing anyone engaged in work arrangement outside a traditional employer-employee relationship. Aggregator are required to contribute 1-2% of their annual turnover cap to 5% of the and total payment made to such worker during the financial year. उसके पेमेंट करनी पड़ेगी, फंड बनाना पड़ेगा, ESIC, PF, ग्रेजुटी ये सब पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा उसको बोनसेस देने पड़ेंगे, मिनिमम बोनस वेज बोनस भी आता है, ऊपर से लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इवन उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है, रिटायरमेंट ओल्ड एज के लिए भी पेंशन क्रिएट करना पड़ेगा उसको। वर्क फ्रॉम होम फ्लेक्सिबिलिटी टू वुमेन है भाई, जहाँ पे हो सकता है वर्क फ्रॉम होम वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम देना ही पड़ेगा आपको। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या फिर आपको कोई ऐसा काम है जो स्किल बेस्ड है, लेट्स सपोज यू आर डूइंग योर स्किल्स ऑन अ कंप्यूटर, ऑन अ लैपटॉप, एंड you can perform your work from home also, so then there is a possibility of working as a woman to on a home also, like she can perform their work from their home। so मैटरनिटी बेनिफिट में तो 6 महीने की उसको मिल ही रही है, उसके साथ साथ अगर वो घर से काम कर सकती है तो वो भी देना पड़ेगा, बिल्कुल मना नहीं कर सकते इसमें। चलिए, काफी हमने इसके बारे में बात कर ली है, आ जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बार। तो गाइस, आपको ये सारे चेंजेस कैसे लगे? आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आगे अगर हम इसके बारे में और कोई कौन मतलब किस टॉपिक पे आप जानना चाहेंगे कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आपको एक्सप्लेन करूं चीज़ों के बारे में। मेरा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू होता है कि मैं सारी चीज़ें डिटेल में गो थ्रू करके आपको डिटेल व्यू बना दे पाऊँ, और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके फ़ायदे में आए, आपके काम आए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम करते हैं इसे साइनिंग ऑफ। माय नेम इज इंद्रजीत चौधरी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।